तो हमने बात की थी कि इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, है ना। और पहले तो इक्विलिब्रियम चेक करना है इक्विलिब्रियम है या नहीं। उसके बाद क्या? उसके बाद टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे पता करेंगे? पार्टिकल को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके देखेंगे। अगर डिस्प्लेस करने पर वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने की टेंडेंसी रखता है तो स्टेबल, और अगर भाग जाता है अनस्टेबल, और जहां छोड़ा वहीं रुक गया तो न्यूट्रल। ठीक है। अब एक बात को समझिएगा ध्यान से। पहला केस हम ये ले रहे, तो यहाँ पे ये जो दो केस है ना बेटा, ये दोनों आपको पहले समझ लेने हैं, आराम से कॉपी करना। मतलब ये कुछ एक चीजें होती हैं, वो आप किसी भी एक केस में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर सभी जगह वो यूज होती है बार 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 बार। तो अगर एक बार ठीक से समझ में आ गया तो बाकी जगह दिक्कत आपको नहीं आएगी। मान लीजिए ये चार्ज ए है और ये चार्ज बी है, ये प्लस क्यू और ये फिक्स्ड है। इसी तरह से ये भी प्लस क्यू और ये भी फिक्स्ड है। ठीक है। एंड दिस इज द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है। अगर मैं मिड पॉइंट पर कोई चार्ज रखता हूं जो कि माइनस था, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये ए है, ये वाला डिस्टेंस भी ए ही है। ठीक है। तो दोनों के बीच का सेपरेशन 2a हो गया। अगर मैं इसको स्लाइटली अपवर्ड डिस्प्लेस करता हूं, मान लीजिए इस तरफ, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सपोज x है। कितना है? x। और यहां जाके आपने इसको छोड़ दिया, ये हमारा चार्ज पार्टिकल था, माइनस क्यू, जस्ट डिस्प्लेस्ड बाय x एंड रिलीज्ड। अगर आपने छोड़ दिया यहां पर, आप मुझे बताइए क्या इस पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर होगा और इसकी वजह से लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर होगा। अब मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। अगर मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो आप कहेंगे साहब ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ये और ये एंगल सेम होगा। ठीक है। जरा मुझे बताइए इस फोर्स का जो कंपोनेंट, इधर फोर्स एफ आया, इधर फोर्स एफ आया, एफ का ये कंपोनेंट क्या आएगा? ये कंपोनेंट क्या आएगा? एफ कॉस। ये क्या आएगा? और ये क्या आएगा? दोनों का मिलके 2f साइन थीटा ना। तो हम सीधी सीधी बात करेंगे, ये जो एफ मिलेगा आपको, ये जो एफ रिजल्टेंट इस पे मिला जो कि रिस्टोरिंग नेचर का होगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आ रहा है ना, क्या होगा? 2f साइन थीटा। कहानी क्लियर? ये क्या था? एफ कॉस थीटा। ये भी है एफ कॉस थीटा। हमें पता है एफ कॉस थीटा गेट कैंसिल आउट। ठीक है। सो व्हेन माइनस क्यू चार्ज displaced by x and released, it will experiences f restoring and resultant which is equals to 2f sin theta towards its equilibrium position. Yes or no? That means its equilibrium is stable or unstable? Stable. ठीक है सर, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। जहां कहीं भी फोर्स रिस्टोरिंग होता है वहां साइन नेगेटिव यूज करते हैं, और नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बताता है कि वो फोर्स रिस्टोरिंग नेचर का है। किस नेचर का है? रिस्टोरिंग नेचर का। यहां ध्यान से देखिए, ये जो फोर्स हमारा है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये रिस्टोरिंग है। इसकी वैल्यू कितनी है? 2f साइन थीटा। अब जरा मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं ये a है, ये x है और ये स्मॉल r है और ये भी स्मॉल r है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, आप मुझे बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल r? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, कहानी क्लियर? एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल? साइन थीटा बताइए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नहीं समझ में आई बात? थीटा का परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? के साहब के क्यू, क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसके और इसके बीच लगने वाला ये फोर्स कितना होगा? के क्यू, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स भी तो सेम ही होगा ना, ये फोर्स एफ, ये फोर्स एफ ले लिया हमने। अब हम यहाँ वैल्यू डाल रहे हैं, तो बताइए एफ रिस्टोरिंग या रिजल्टेंट जो है वो कितना होगा? 2f की वैल्यू बताइए। के क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब, आई एम सॉरी, इसको अपन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाय आर। बताइए क्या ये जो एफ रिस्टोरिंग आपका है उसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू अपॉन
ए स्क्वायर प्लस होल पावर 3/2 इंटू एक्स। देखो यहां क्यूब हो गई ना पावर, ये अपन करेंगे ना यहां पर, ये पावर क्यूब हो ही नहीं हुई। अगर ये पावर क्यूब हो गई और यहां पावर आर की क्या है 1/2, यहां पावर कितनी है 3, टोटल पावर कितनी हो गई, तो इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 3/2। कहानी क्लियर। तो ये आपको फोर्स मिला क्या, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला ग्रेविटेशन में रिंग की एक्सिस पे आया था। तो यहां पे बिहेवियर एग्जैक्टली वैसा का वैसा होगा, ग्राफ भी वैसे बनेगा, वही 4 स्टैंडर्ड केस बनेंगे। वहां मैक्सिमम वैल्यू आर बाई रूट टू पे आई थी, यहां मैक्सिमम वैल्यू ए बाई रूट टू पे आएगी। अभी हम बात कर लेते हैं। ये तो कहानी क्लियर हो गई। अब मुझे बताइए क्या ये फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लीनियरली बदल रहा है कि साहब, अभी नहीं बदल रहा है। यहां एक्स है और यहां एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 है, अभी तो ये लीनियरली चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं पहला केस बात करता हूं, नंबर 1, इफ x is very very small as compared to the a, in that situation x square can be neglected with respect to a square। और जैसे आप इसको नेग्लेक्ट करोगे, ये स्क्वायर है और ये पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होकर पावर कितनी बची, तो बताइए रिस्टोरिंग फोर्स कितना मिला, 2k क्यू क्यू अपॉन ए क्यूब होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स। क्या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है? क्या अब ये एसएचएम वाली कंडीशन जस्टिफाई कर रहा है? और एसएचएम निकालने का, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्म तरीका क्या था, बताओ जल्दी बताओ, शाबाश बताओ। T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के ना, और ये पूरा के है जिसको हम यहां पुट कर देंगे। तो बताइए रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, जल्दी बताइए, एम अपॉन 2k क्यू क्यू अपॉन ए क्यू। नहीं समझ में आया? तो इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी आपको मिल गया, पहला केस तो ये क्लियर हो गया। हमें पता है कि x की वैल्यू बहुत कम होगी तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं फोर्स क्या होगा, मतलब x की वैल्यू 0 कहां पर है, यहां ना, यहीं से x था पता आपने, और हमें तो वैसे भी पता था यहां पे रखने पे फोर्स 0 होगा। क्यों होगा 0, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। समझ में आ गई बात, सुनिएगा ध्यान से। अब इसके बाद दूसरा केस की बात करता हूं, नंबर 2, इफ x इज वेरी वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू a। अब क्या करेंगे बताइए, इस बार ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड ना। अगर मैं एक स्क्वायर को नेग्लेक्ट करूंगा, बताइए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2k क्यू क्यू अपॉन अंडर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। जरा बताइए, जब इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, जैसे ये नेग्लेक्ट होगा गायब, 2 से 2 पावर, और यहां एक क्या मिला, 2k क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स force is inversely proportional to x square। what does it mean? पहले x के बढ़ाने में फोर्स बढ़ा, अब x बढ़ाने में फोर्स घटेगा। तो कोई भी चीज पहले बढ़े और फिर घटे तो मैक्सिमा जरूर आएगा। नहीं समझ में आई बात? और मैक्सिमा की शर्त क्या होती है बताइए, df बाय dx मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? तो तीसरा केस बनेगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स हम क्या करेंगे बताइए, df बाय dx इक्वल टू 0 करेंगे, एंड फ्रॉम हियर व्हाट इज द रिजल्ट, क्या रिजल्ट मिलता है यहां पे, x बराबर प्लस माइनस ए बाई रूट 2, प्लस माइनस ए बाय, मतलब ऊपर भी मिलेगा और नीचे भी मिलेगा, दो जगह मैक्सिमम मिलेगा। एक और बात क्लियर कर लीजिए, यहां पर ये सेपरेशन कितना है, 2 है ना, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसका सेपरेशन कितना है, तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसका सेपरेशन a है, तो हमारा मैक्सिमा वाली कंडीशन क्या मिली, a बाय रूट 2। अगर इस पूरे को वो a दे दे तो ये a बाई 2 हो जाएगा, तो मैक्सिमा कहां मिलेगा, a बाई 2 रूट 2 पे। नहीं समझ में आया? तो वो मैक्सिमा की जो डिस्टेंस है वो a बाई 2 रूट 2 होगी या a बाई रूट 2 होगी, इस बात पर डिपेंड करेगा दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या दे रखा है। एक और बात बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं कि साहब यहां फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग घट रहा है, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूंगा तो फोर्स क्या मिलेगा, 0। तो एक्स बराबर 0 पे फोर्स क्या था,
जीरो, फिर लीनियरली बढ़ा, अरे बोलो, फिर पैराबोलिकली घटेगा, मतलब पीक अचीव करेगा, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या ग्राफ एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा जैसा आपने वहां बनाया था, कहां पर, रिंग वाले केस में। एक और बात बताइए, जहां कहीं भी रिस्टोरिंग नेचर होता है तो ये प्लस एक्स है, तो ये क्या है माइनस एक्स, ये प्लस एफ फोर्स है तो ये क्या है, ये बताइए माइनस। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें जब वो सवाल ग्राफ बना के देता है तो वो कई बार जो इनसाइड द अर्थ वाला ग्राफ था वो भी साथ में बना देता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है और बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता क्योंकि खुद भी वो गलती से ड्रॉ कर लेते हैं गलत तरीके से, कि वो पल्ले कैसे पड़ेगा, हमें उसका डिफरेंस समझना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, पहली बात तो क्लियर कीजिए, क्या जब x पॉजिटिव था तो फोर्स नेगेटिव था? x के ऊपर क्या था, पॉजिटिव, तो फोर्स क्या था? जब x नेगेटिव होगा तो फोर्स, तो उस क्वाड्रेंट में आएगा जहां f पॉजिटिव और x नेगेटिव, और f नेगेटिव और x पॉजिटिव। क्या ये और ये दो क्वाड्रेंट आएंगे जहां अपोजिट साइन आएंगे दोनों के? जरा बताइए, जब मैंने इधर इनिशियली x को बढ़ाया तो क्या फोर्स बढ़ेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ना। उसके बाद ये मैक्सिमा अचीव करेगा, मैक्सिमा कहां अचीव करेगा? प्लस ए बाय रूट टू पर। उसके बाद डिक्रीज होगा कैसे, रेक्टेंगुलर, ना 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 ना, हाइपरबोला, हाइपरबोला। और ये कहां तक जाएगा? इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे जाके जीरो होगा ना, टच नहीं करना यहां पर। सुनिएगा ध्यान से, क्या यही ग्राफ यहां ऐसा मिलेगा, मैक्सिमा जाएगा और फिर घटेगा ना, ये वैल्यू क्या होगी, x बराबर माइनस ए बाई रूट टू। अब सुनिएगा ध्यान से, आप देखिएगा कि इस ग्राफ में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ये ग्राफ यहां तक ही स्ट्रेट लाइन है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, छोटी वैल्यूज के लिए प्रोपोर्शनल टू एक्स था, उसके बाद फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से, पहले कंपैरिजन कर लीजिए, याद कीजिए अर्थ के सरफेस के अंदर जब हम अंदर थे तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर यहां फील्ड क्या आता था, जी एम बाई आर क्यूब इंटू एक्स, याद है कुछ? और आपने कहा साहब अगर एक्स पॉजिटिव है तो फील्ड अंदर की तरफ होता है, तो साइन माइनस आया था। अब यहां अगर मैं ग्राफ की बात करूंगा तो बताइए ग्राफ कैसे मिलेगा, सब ये ले लिया मैंने प्लस एक्स और ये ले लिया मैंने प्लस ई, और ये माइनस एक्स और ये माइनस ई, तो ग्राफ तो ये यहां भी यही मिलेगा ना इसी में। भाई एक्स जब पॉजिटिव है तो फील्ड अंदर की तरफ है, कहानी क्लियर? पर बताइए यहां से यहां तक क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है? इसका मतलब क्या होगा कि ये ग्राफ यहां स्ट्रेट लाइन आएगा इसे अप टू दी व्हाट, एक्स बराबर आर, ये क्या है एक्स बराबर आर, यहां तक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद फिर ये नहीं समझ में आया, इस ग्राफ का और इस ग्राफ का अंतर समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आया। इसमें एक्स की स्मॉल वैल्यूज के लिए स्ट्रेट है, उसमें अप टू दी सरफेस स्ट्रेट है, कुछ समझ में आई बात? तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपके जहन के अंदर। एक और बात बताइए, ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड है या फोर्स है, सॉरी, एफ नॉट इसको मान लेता हूं, दिस इज द एफ मैक्सिमम, ये क्या है बताइए, एफ नॉट, इसको भी क्या मान लिया है, मैक्सिमम। तो आपको नेगेटिव, मतलब आप ऐसे देखें, ये हमारे दो चार्जेस थे, यहां से ये प्लस ए बाय रूट टू पे, इस पॉइंट पे चार्ज रखोगे तो फोर्स मैक्सिमम मिलेगा, और ये माइनस ए बाय रूट टू पे यहां मैक्सिमम मिलेगा, कहानी क्लियर? यहां से जब छोटी वैल्यूज होंगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स अकॉर्डिंग बढ़ेगा, यहां मैक्सिमम मिलेगा और मैक्सिमम के बाद फिर ये घटेगा अकॉर्डिंग टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? सुनो, ये मैक्सिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एफ नॉट, क्या ये मैक्सिमम का हाफ होगा? इधर भी मैक्सिमम ये इतनी, क्या ये मैक्सिमम का हाफ होगा? यार बताइए मैक्सिमम की हाफ एफ नॉट बाई टू, दो पॉइंट पे मिलेगा, नहीं समझ में आया? इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम का हाफ है और इस पॉइंट पे मैक्सिमम का हाफ है, ऐसे इधर भी दो पॉइंट पे मिलेगा ना, बोलिए। तो जब इस लाइन पे आप चलोगे कंप्लीटली तो ऐसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे जहां मैक्सिमम का आधा फोर्स मिलेगा? चार, मैक्सिमम का आधा। आप ऐसे बात कर सकते हो कि मैक्सिमम और जीरो जितनी भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो चार पॉइंट्स में मिलेंगी,
भाई ये तो आपने एफ नोट बाई टू ले लिया, मान लीजिए एफ नोट बाई फोर था, वो भी 2 पॉइंट पे मिलेगा ना, एफ नोट बाई फोर 2 पॉइंट पे मिलेगा ना। तो ये सवाल जेई मेंस के अंदर पूछा जा चुका है ऑलरेडी, कि किसी रिंग की, उन्होंने रिंग के लिए पूछा था, पर बात तो एक ही है ना, रिंग के लिए बात कर ले, यहां बात कर लें, ठीक है। ग्राफ सेम आता है, वेरिएशन सेम है, तो उन्होंने कहा था रिंग की एक्सिस के अलोंग ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जहां पर फोर्स की वैल्यू, कोई मास रखने पर मैक्सिमम का हाफ मिलेगा, इट विल बी द 4 पॉइंट्स। आई बात समझ में, ठीक है। अब आप इस पे मेहरबानी कर लीजिए। हो गया? नहीं हुआ? हो जाएगा। टाइम लगेगा है? ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, कल तूने बना लिए थे दोनों डायग्राम? हाँ सही। ये इतना जबरदस्त आर्टिस्ट कौन है यहाँ पर? शुभम? अच्छा, सुबह वाले बेच में। ये तो ऐसे ही बोलते हैं, सुबह वाले शाम वाले, शाम वाले सुबह वाले। बढ़ जाए आगे। है? ये भी आर्टिस्ट है? गुड गुड गुड। बढ़ जाए आगे। चलिए सुनिए ध्यान से, जल्दी पेन चलाओ फिर। बढ़ जाए भाई, बढ़ जाओ भाई। चलिए,
ये समझ आ गया यहाँ तक? हेलो। देखो कुछ एक कैलकुलेशंस होती हैं, इसमें सवाल तुमसे क्या पूछा जाएगा, जो दो तीन चीज स्टैंडर्ड है। मैक्सिमम फोर्स कहाँ मिलेगा? प्लस माइनस ए बाई रूट टू पर। अगर मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू पूछ ले तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, वो अपन ने वहां निकाला था, एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे निकाल सकते हो, तो वो कहानी क्लियर हो गई। दूसरी बात, एक्स की स्मॉल वैल्यूज के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, समझ में आ गई बात। और एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए मेरी बात सुनना, 2 पाई रूट m/k, यहां जो k होता है दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फोर्स। क्या होता है ये? नॉट फोर्स कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग होती तो फोर्स कांस्टेंट होता, ये समझना जरूरी है। ये गड़बड़ है। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं 2 पाई रूट m/k, इसमें जो जनरलाइज जब मैं करता हूं कि ये सबके लिए वैलिड है, जब सबके लिए वैलिड होता है तो ये 2 पाई रूट m/k में k इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ फोर्स। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फोर्स? कि साहब रिस्टोरिंग फोर्स के फॉर्मूले में x के अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ फोर्स। नहीं समझ में आई? अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो आप किसी भी तरह का टाइम पीरियड बहुत इजीली निकाल सकते हो। बस आपको रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला निकालना, जैसे आपने यहां निकाल लिया, और यहां एक्स के अलावा जो कुछ भी उसको यहां पुट कर दो। और यहां जो ये के है, ये के क्या है बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस के इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स। दोनों चीजें बेटा अलग अलग है, केस बराबर मत मान लेना। ये जो यहां पूरा लिखा हुआ ये के होता है। कहानी क्लियर? बढ़ जाए आगे, चलिए आगे आ जाइए। अब हमने बात कर ली, अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे और 2k अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास लार्ज डिस्टेंस के लिए फोर्स आ गया, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये किया जाता है। अगर आपको लगता है कि ये एक्सेप्टेंस है तो आप इसको मान लेंगे इसी जगह पे मिलेगा, अदरवाइज मैं अभी आपको डिराइव करके बता देता हूँ। डिराइव करने के बाद भी आपको याद भी रखना पड़ेगा। हेलो। करना कुछ नहीं है, बस आपको कोफिशिएंट जो क्या कहते हैं, कोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन का जो कोशिएंट रूल होता है वो आना चाहिए, उससे आराम से रिजल्ट आ जाता है। पर आप फिर भी इसको दिमाग में रखें, बस इतना ही तो अंतर आएगा कि अगर वो सेपरेशन 2a दे दे, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टेंस a दे दे चार्ज की, तो a/√2। और अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टेंस a/2 होगा तो a/2√2। बस ये दिमाग में रखिएगा। ग्राफ का वेरिएशन अपन ने देख ही लिया, ग्रेविटेशन में भी आया था, यहां भी आया था, और यहां जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे रिंग की, तब ये फिर से आएगा। भाई रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक बार बताइए, क्या फोर्स पर यूनिट मास फील्ड इंटेंसिटी थी? तो यहां फोर्स पर यूनिट चार्ज फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो अगर आपसे इसी केस के अंदर पूछ लिया जाए कि उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो स्मॉल क्यू को हटा देना वहां से। इतना ही तो आएगा डिफरेंस। चलिए बना लीजिए जल्दी से। ना 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 ना, पॉइंट सिमेट्रिकल नहीं होंगे, तो ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है। हाँ नहीं बेटा वो सही है। ये कह रही है कि आप कह रहे हो साहब एफ नोट बाई जो दो है 2 है, वो 2 पॉइंट्स में मिल रहा है एक तरफ, इधर भी 2 पॉइंट उधर भी 2 पॉइंट, तो क्या ये वाला डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस सेम होंगे ना? क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, और ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं तो ये डिस्टेंस सेम नहीं होंगे। पर हाँ हमें इतना पता है कि वो 2 पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेंगे। तो इसीलिए तो उन्होंने पूछा, उन्होंने सिर्फ पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे, ये पूछा ही नहीं वो पॉइंट कहां कहां होंगे। उन्होंने क्या पूछा कि मैक्सिमम का हाफ कहां कितने पॉइंट्स पे मिलेगा, 4 पॉइंट। लोग इतना दिमाग लगा ले वही बड़ी बात है। नेक्स्ट में बात। बढ़ जाए। क्या?
यहाँ क्या है, ये अभी लगता है आराम से, अभी जनवरी निकली और फिर सारा आराम समझ में आ जाता है, फिर वन शॉट ढूंढते रहते हैं लोग, शायद वन शॉट में कुछ हो जाए। वन शॉट में आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ है, पता है तुम्हें? वो 2x, अरे यहाँ यहाँ तो 4 4 बार रोकते, नहीं 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 रुक जाओ, नहीं 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 रुक जाओ, और वहां के 2x में देख लूंगा, इतना महान हो गया तू जो यूट्यूब पे जाते ही। वो खुद को संतुष्ट करने का, भाई देख मैंने कुछ तो किया था, मैंने चैप्टर कवर कर लिया, इतनी सी बात है बस। बढ़े आगे बढ़े, चलिए जल्दी बना ले। बढ़ जाए, ठीक है। चलिए साहब, ये ग्राफ समझ में आ गया, कैसे समझ में आ गए सारे? अब एक छोटी सी चीज जो 6th की मैथमेटिक्स में आती है, वो हमारे अगले वाले केस में काम आएगी, मैं एक बार आपको सोल्व करके बता देता हूं, फिर आप आराम से उसको, अभी हम जब बाद में उसको यूज करेंगे तो बात कर लेंगे। इसी पे आ जाते हैं, इसको तो हटा दें यहां से। देखो 1 अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सोल्यूशन क्या होता है? 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ, मेरे बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो यही होगा ना, इतना समझ में आता? चलो ठीक है। अब जब मैं एलसीएम मैंने ये ले लिया, तो इस आर्ग्यूमेंट को यहां मल्टीप्लाई करूंगा और इसको यहां रखूंगा, तो आप सुनिए क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बताओ क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप सबको ए प्लस बी का और ए माइनस बी का ओपन, चलो बताइए क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, माइनस बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जरा बताइए, ये जब साइन अंदर लेके जाऊंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल, प्लस 2ab और प्लस 2ab, नहीं समझ में? अब सुनिए ध्यान से, ये हमारे काम आएगा अभी। ये देखिए, ये मेरे पास, हाँ इस बार हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू, इसको ए मान लिया, ये फिक्स्ड है ना, और ये दूसरा चार्ज है मेरे पास 20 को मान लेता हूं, ये भी प्लस क्यू है और ये भी फिक्स्ड है, और ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट, ठीक है। अब यहां से ये डिस्टेंस ए है और यहां से ये डिस्टेंस भी ए है। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि यहां अगर पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो इक्विलिब्रियम में होगा, पर पॉजिटिव चार्ज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस करूंगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, और वर्टिकल डिस्प्लेस करूंगा तो अनस्टेबल था। कहानी क्लियर? तो जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां से x डिस्प्लेस कर दूं किसी चार्ज को यहां पर, ये मेरे पास प्लस क्यू है, और यहां किसको रिलीज कर दूं, छोड़ दूं, आप मुझे बताइए, ये हमारा चार्ज ए है, ये हमारा चार्ज बी है, तो आप ऐसे कहेंगे कि साहब देखिए यहां पर बी ने जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाया, क्या वो इधर होगा? क्या ए का फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर होगा? यार मुझे बताइए, ए का फोर्स बड़ा होगा या बी का? बी का फोर्स बड़ा होगा ना, इसको बोला एफ बी और इसको बोला एफ ए। हमें ये बात समझ में आ गई कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये ए माइनस एक्स, अरे यार यहां से ए है ना, एक्स डिस्प्लेस कर दीजिए कितना, और ये यहां से ये डिस्टेंस कितना, नहीं नहीं नहीं, ये ए प्लस एक्स ना, ये डिस्टेंस कितना है, और ये डिस्टेंस कितना है, तो ये वाला जो डिस्टेंस आपका हो गया ये तो है ए प्लस एक्स, और ये वाला जो डिस्टेंस हो गया वो है ए माइनस एक्स।
जरा बताइए क्या रिजल्टेंट जो आएगा वो एफ बी माइनस एफ ए के बराबर होगा? ये बड़ा है ना, ये छोटा है, दोनों अपोजिट है, तो माइनस कर दूंगा ना। अब जरा बताइए, हम बात कर रहे हैं एफ बी की, एफ बी की वैल्यू क्या बनेगी? के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस ए माइनस एक्स ना, माइनस के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर ना। बताइए क्या कॉमन ले लूं? के क्यू क्यू, कहानी क्लियर? बताइए इसका सोल्यूशन क्या बनेगा? ऊपर क्या आएगा? 4x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स तो नहीं है ना, क्योंकि यहां भी एक्स आ रहा है, यहां भी एक्स आ रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी ए, क्या एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दूंगा? बोलिए। और जैसे ही इसको नेग्लेक्ट करूंगा, ये पावर कितनी हो गई? 4। और ये एक यहां था ए, यहां ए की पावर 4। बताइए एफ की वैल्यू क्या मिली? ये 4 आगे ले जाऊं, 4 के क्यू क्यू अपॉन ए क्यूब इंटू एक्स। अब बताइए क्या ये पूरा कांस्टेंट है? टाइम पीरियड बता सकता हूं क्या? टी सीधा लिख दें, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाय 4 के क्यू क्यू अपॉन ए क्यूब। नहीं समझ में आया? सो इट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नहीं समझ में आई बात? हमें पता है पॉजिटिव चार्ज यहां इक्विलिब्रियम में होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा, ऑसिलेट करेगा, वो टाइम पीरियड पूछता है आपसे। ठीक है, बना लीजिए। लगभग 50-60 बच्चों का ग्रुप है मेरे पास जो इस सेशन में मुझसे अलग से जुड़े हुए हैं। उनको मैंने शुरू से टास्क दिया था, ज़्यादातर बच्चे मास्टर प्रो 1.0 के हैं एंड दे वर्किंग मतलब सो हार्ड। मैं ऐसे ही क्लास में एक एग्जाम्पल उनको मैंने बताया कि हार्ड वर्क एक्चुअली होता क्या है। यूज एंड थ्रो वाला जो पेन आता है वो मैं सुबह 3:45 बजे निकालता था, और अगर रात तक खत्म नहीं हुआ वो, तो मैं मान के चलता था मेरी पढ़ाई नहीं हुई। अब वो बच्चे क्या करते हैं कि वो जबरदस्त न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, और रिवीजन मोड पे कितने कर रहे हैं, हर चीज़ को अपडेट करते हैं। और कम से कम 10 से 12 बच्चों 50-60 में से ऐसे होते हैं जो डेली अपडेट करते हैं कि सर ये पेन खत्म हो गया। सुबह का फुल पेन का फोटो डालते हैं, पेन खत्म करके फोटो डालते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन डालते हैं और रिवीजन वाले डालते हैं। बहुत बढ़िया, ये दिवाली से पहले से चल रहा है, शुरू से ही है क्लास। दिवाली, अच्छा दिवाली से पहले चल रहा है पेन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो, 2 पेन खत्म किए बंदे ने एक दिन में, 720 सवाल, सुबह 4 बजे से और रात को, सब करते हैं। हाँ, क्वेश्चन मिलते कहाँ से, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। यही तो समस्या है, ऐसा नहीं है तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तुम सब कर सकते हो। फर्क पता है क्या होता है? एक बच्चा था एकांश गोयल, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक सेकंड, नीट के 15 दिन बचे हुए थे, वो जबरदस्त ग्रुप था। तो वो मेरे पास आया, सर मेरा सिलेबस खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं?
मैंने सारा एनसीईआरटी भी रिवाइज कर ली, ये कर लिया, वो कर ली, सब वो कर लिया। तो अब मुझे तो उसको एंगेज रखना था लास्ट के दिनों में। मैंने कहा काम कर यार, है ना 15 दिन बाकी है, तू 150 पेपर निकाल ले अचीवर के और एंथ्यूज के जो पेपर आते हैं उनको फुल सिलेबस वाले 150 पेपर निकाल दे। बोले ठीक है सर। वो चला गया। मैंने भी ऐसे ही बोल दिया, रेंडमली बोल दिया बस बिना सोचे समझे। जब वो गया तो मेरे समझ में 150 पेपर, 15 दिन बाकी है, एक दिन में 10 पेपर, एक पेपर में कम से कम 3 घंटे लेगा आदमी, 2.5 घंटे लेगा, बहुत अच्छा पढ़ने वाला है तो। हेलो, तो 10 पेपर एक दिन में सोल्व करने में पेपर बनेंगे कैसे? उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। तुम्हारा पहला सवाल क्या था? 150 पेपर कहां से लाऊं सर? यही होगा ना सर, मेरे पास तो 20 ही पेपर हैं, कहीं और से निकालो। उसको पता था कि कोटा की हर फोटोशॉप की, आजकल तो टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, उस टाइम तो क्या होता था कि जाओ फोटोकॉपी की शॉप पे, वो आप जिस फेज के चाहिए 4 साल 5 साल के निकाल के दे देंगे पेपर मेजर आपको। वो लड़का 150 पेपर लेके आया। मतलब हमें कभी कभी हमें खुद को बिलीव नहीं होता कि ये कैसे करते हैं। अब आप उनसे सीख के वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो वो बताया 10 या 11 दिन के बाद मुझे मैसेज डाला कि सर आप मुझे टाइम दे दीजिए, मुझे पूरा दिन चाहिए होगा, मैंने वो 150 पेपर सोल्व कर ली। मैंने, तूने वास्तव में 150 पेपर सोल्व कर लिए? बोले हाँ। अब वो आया मेरे पास, मैंने कहा 150 सोल्व किसकी, एक दिन में 10 पेपर कर लिए तूने, और तो 12 दिन ही हुए अभी। बोले सर सिंपल सी बात है, मैंने पहले इतने सवालों की प्रैक्टिस की हुई है कि हर पेपर में लगभग 50% सवाल तो मेरे जाने पहचाने मिल रहे थे मुझे, उनसे मुझे मतलब ही नहीं है। जो सवाल मैंने 4 बार सोल्व कर लिया, 4 बार किया हुआ है, उसको मैं टिक करके निकल लेता हूँ, जो नया मिल रहा है उसको सोल्व कर रहा हूँ। तो आप बताइए कि अगर हर पेपर में सिर्फ आप इतना मान के चलें। अच्छा, एक और मजेदार चीज होती है कि आपने 10 पेपर सोल्व कर लिए, अब जब आप 11वां कर रहे हो ना और आप 10 पेपर रोजाना कर रहे हो, तो आपको एक ही दिन में जब इतने सारे सवाल सोल्व करते हो तो 1 घंटे पहले कौन सा सवाल आपकी नजर से निकला था और वो वापस आ गया तो आप पता लग जाए वही सवाल है। तो बोले 10 पेपर सोल्व करने के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये 45 में से 15 सवाल तो इन पेपर में थे पहले, अब मुझे 35 ही देखने पड़ रहे थे। फिर मैं और आगे बढ़ता गया, पता लगा कि यार 40-50 पेपर सोल्व करने के बाद तो ऐसा कंडीशन आ गई कि लगभग हर सवाल नजर से निकला हुआ था। मुश्किल से 10 या 12 सवाल हर पेपर में नए मिल रहे, तो मैं उसी उनको सोल्व कर रहा था। अब उसमें जो मुझे डाउट मिले वो मैंने क्लियर कर लिया। आप इमेजिन करें किसी की नजर से एग्जाम के 15 दिन पहले 150 पेपर निकले और सिर्फ आप इतना मान के चलें कि हर पेपर में उसको 4 सवाल नए मिले जो उसने पूरे साल नहीं देखे थे। हेलो, 150 मल्टीप्लाई बाय 4, 600 हो गए। मतलब 15 दिन के अंदर अंदर उसने 600 नई चीजें देख ली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। और उन 600 में से हर पेपर में अगर दो दो भी आ गई, फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी बॉटनी में, तो 8 सवाल उसके जो गलत होने थे वो बन गए, या तो छोड़ना पड़ता। और 8 सवाल जब एकदम से सही होते हैं तो वो पूरा पूरा के बैठ जाता है टॉप रैंक पे। ये एटीट्यूड होता है। बहाने दुनिया की हर चीज आजकल अवेलेबल है, हर जगह पेपर अवेलेबल है, बच्चे करते हैं प्रैक्टिस। अभी अभी कुछ बच्चे हैं उधर, हमारे कुनाडी वाले भी कुछ बच्चे हैं, तो वो इधर आगे शिफ्ट शफल कर लिया उनको हमने, वो यहाँ आ गए, वो वहाँ डाउट काउंटर नहीं लगता उधर, टीचर नहीं इतना अवेलेबल, तो अब वो यहाँ आ गए, वो यहाँ कर रहे हैं प्रैक्टिस। और अभी मैं अगले मतलब दिसंबर से उनकी क्लासेस चालू करूंगा अलग से। हम करेंगे टारगेट के हिसाब से कैसे पढ़ाई करनी। लास्ट ईयर मैंने मास्टर प्रो 1.0 ही था वो, आपको याद हो तो 4 बच्चे ऐसे थे ड्रॉपर के जिनके 700 प्लस मार्क्स आए क्लासरूम से। 4 बच्चों के 700 प्लस मार्क्स थे जो क्लासरूम से थे, ड्रॉपर थे। फ्रेशर बच्चों का आ जाते हैं, ड्रॉपर का मार्क्स लाना बड़ी चीज होती है। उन बच्चों ने एग्जाम के कुछ, हम जो पार्ट टेस्ट शुरू किए थे, इस बार भी करेंगे, तो हमने 6 पार्ट टेस्ट लिए थे। पूरे सिलेबस को 1/6 1/6 1/6 में डिवाइड कर दिया। फिर हमने 50% 11th को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 4 हो गए। फिर 11th 12th के लिए इस तरह से लिए थे। उन 6 पार्ट टेस्ट के मैंने 64 फिजिक्स के पेपर बनाए थे। 64, एक पार्ट टेस्ट के कम से कम 7 से 8 पेपर, और बच्चों को दिए प्रैक्टिस के लिए। तो आप अगर 7-8 पेपर प्रैक्टिस करके पेपर देने जाओगे, जैसे मान लो अभी तुम्हारे मेजर सेशन में जो सिलेबस आ रहा है उसके आपको 8 पेपर पकड़ा दिए जाए उसी सिलेबस के, और उसकी प्रैक्टिस करके जाओगे आप, तो यार अच्छा परफॉर्मेंस हो गई होगा ना। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। पेन चलाना पड़ता है, बहुत सिंपल चीज है। हमें क्या होता है, तकलीफ आती है हम छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम ही वही है कि जहां तकलीफ आई उसको जब तक सोल्यूशन नहीं बन जाए, उसका परफेक्शन नहीं आ जाए कंसेप्ट, तब तक आगे नहीं बढ़ना। वही तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाकी तो मुझे वैसे भी आता है। जो सवाल मुझसे एक बार में बन गया या एक बार में बन जाता है, क्या मुझे दिक्कत देगा? वो मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर है। मेरे लिए मुश्किल क्या है? जो मुझे नहीं आ रहा है, जो मुझे तकलीफ दे रहा है, उसी को समझना होता है, वही मेहनत करनी होती है। तो जस्ट आपको एक तरीका थोड़ा सुधारना होता है। अच्छा, इसमें पता है क्या, पेशेंस। हम क्यों डरते हैं
कि यार अगर मैं फिजिक्स को दिन भर प्रैक्टिस की, मान लो मैंने कल सैटरडे, चलो फिजिक्स की मैंने बहुत प्रैक्टिस की, मैंने 8-10 घंटे से फिजिक्स को दे दिया, मेरी बायो कब होगी, मेरी केमिस्ट्री कब होगी? भाई आपको सिर्फ इतना करना होता है, नीट तक एक बार सिलेबस इस तरह से हो जाए एक सवाल गलत ना हो। बहुत से मूर्ख नहीं होते, मेरा चौथा रिवीजन चल रहा है, 3 बार झक मारी तेने। चौथा रिवीजन का क्या मतलब हुआ? 3 बार तो झक ही मारी थी तेने, वरना रिवीजन की जरूरत ही कहां पड़ती तेरे को? तो आप पहली बार में इतना परफेक्शन से पढ़ो कि दोबारा आप बता दो कि यार ये तो मुझे आता है, तो काम बन जाता है। जस्ट आपको अपना तरीके सुधारने होते हैं पढ़ने के, बाकी छोड़ दो आप, मुश्किल नहीं होती चीजें, बढ़ जाते हैं आगे। ये कहानी क्लियर? हेलो। अब लिखो, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन टू फिक्स्ड चार्जेस, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन टू फिक्स्ड चार्जेस, position of neutral point between two fixed charges। सुनो ध्यान से, देखिए ये मेरे पास दो चार्जेस हैं, ये Q2 है और फिक्स्ड है, ये Q1 है और ये भी फिक्स्ड है, इनके बीच का सेपरेशन D है। और आपसे कहा जाता है Q1 इज स्मॉलर देन Q2। हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन या न्यूट्रल पॉइंट छोटे वाले के पास मिलता है, समझ में आ गई बात? वहां मासेस सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो सुनिए ध्यान से, यहां से अगर मान लीजिए ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है और न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस यहां से x है और आपने इस ओरिजिन पे रखा हुआ है, x का वैल्यू होता है ये d/1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ Q2/Q1। वहां क्या डेराइव किया था हमने? M2/M1 और वहां साइन से प्लस लिया था। अब यहां सुनिएगा ध्यान से, इसके दो पार्ट होंगे, x इक्वल्स टू d/1 प्लस अंडर ऑफ Q2/Q1 इफ बोथ फिक्स्ड चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो आप साइन प्लस यूज करोगे। यहां पर x की वैल्यू है d/1 माइनस अंडर रूट ऑफ Q2/Q1 if fixed charges are of opposite nature, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। डेरिवेशन वहां कर लिया था अपन, कैसे निकाला था इसको, यहां डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं कुछ एक केस आपके सामने लिख के दूंगा, उनके आंसर आपको निकालने हैं और उसका कंक्लूजन भी हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से बनाओ। हाँ हाँ, वो तो बोल दिया ना बेटा, Q2 इज ग्रेटर देन Q1। बढ़ जाए, बढ़ जाए, ठीक है। चलिए फटाफट लिख लो, फाइंड आउट
position of neutral point from smaller charge in given cases. Case number 1. दस दस सेकंड का सोल्यूशन है सबका। हो गया? ठीक है। पहले केस में क्या आ रहा है? d/3 ना, दोनों पॉजिटिव है तो x बराबर d अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 4q बाई q, q से q कैंसिल, 4 का रूट 2 हो जाएगा। आंसर इज द d/3 प्लस d/3 मतलब जो छोटा वाला चार्ज है वो ओरिजिन पे है, मतलब इस तरफ। बात समझ में आ गई? यहां आ जाइए। x इक्वल टू d अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 4q बाय q, दैट बिकम्स माइनस d। नहीं समझ में आई बात? q से q कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, दिस बिकम माइनस d। व्हाट डज इट मीन? छोटे चार्ज से लेफ्ट साइड में इधर मिलेगा d डिस्टेंस पर, x बराबर d। अब इसका लॉजिक समझिए, अगर ये दोनों चार्ज अपोजिट साइन के हैं तो बेटा इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। आप मुझे बताइए, यहां कोई चार्ज रखा आपने तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट, वो क्या करेगा? रिपेल। तो दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में आएगा। ये कहानी क्लियर? तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। चलो मान लेते हैं यहां रखते हैं कि सर उधर भी तो पॉसिबल होता। कि साहब आप जानते हो फोर्स जो होता है वो बड़े वाले चार्ज की वजह से बड़ा होता है और छोटे वाले चार्ज की वजह से छोटा होता है। यहां कोई चार्ज रख दूंगा, यहां इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढने की कोशिश करूंगा तो ये बड़ा चार्ज है, तो बड़ा होने की वजह से फोर्स बड़ा लगाएगा, प्लस डिस्टेंस छोटा है तो और बड़ा फोर्स लगाएगा, तो कभी भी इसका फोर्स उससे कैंसिल आउट हो ही नहीं सकता। पर अगर मैं इधर बात करूंगा तो ये छोटा है, इसका फोर्स छोटा होगा पर डिस्टेंस भी कम है, तो फोर्स वापस बढ़ेगा, तो उससे कंपनसेट हो सकता है ना। नहीं समझ में आई बात? तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है
वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के नजदीक मिलती है, बड़े वाले चार्ज से दूर मिलती है। अगर दो चार्जेस अपोजिट साइन के हैं तो फिर छोटे वाले चार्ज की वो अपोजिट साइड में मिलेगी। यहां जाइए, बताइए क्या दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं? तो x बराबर 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 9e बाई ई गेट कैंसल आउट 5 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? यहां क्या मिलेगा? x बराबर d अपॉन, जल्दी बताइए, 1 माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 25e अपॉन 9e ना, ये कैंसिल 5/3, 1 माइनस 5/3, तो रिजल्ट क्या मिला? माइनस 3d/2। सही है? नहीं समझ में आई बात? सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। आई होप निकाल सकते हो। आई बात समझ में? हमने न्यूट्रल पॉइंट, असल में सवाल क्या पूछा जाता है कि यहां तीसरा चार्ज कहां रखूं कि उस पर नेट फोर्स जीरो होगा? कि साहब न्यूट्रल पॉइंट पर रख दीजिए, न्यूट्रल पॉइंट पर रख दीजिए। न्यूट्रल पॉइंट में फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो। जीरो फील्ड इंटेंसिटी में कोई भी चार्ज रखूंगा तो फोर्स क्या होगा? जीरो। कहानी क्लियर? कर लेंगे सोल्व। अगला सवाल, अब वेराइटी अब तक आपने फिक्स किए हुए थे उन चार्जेस को जो एंड पर रखे हुए। जब आपने फिक्स किए हुए थे तो बेटा उनका इक्विलिब्रियम तो हमें जस्ट चेक करना ही नहीं है। आपने खुद ही बोल दिया फिक्स है, सिर्फ एक का इक्विलिब्रियम देखना होता है, उस पर नेट फोर्स जीरो को तो दोनों की वजह से। लेकिन ये वाला जो केस है ये अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में ऑलरेडी आ चुका है और वेरियस एग्जाम से पूछा जा चुका है, रिपीट होता है एज इट इज। सुनिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो चार्जेस हैं आइडेंटिकल, ये मेरे पास प्लस क्यू, ये मेरे पास प्लस क्यू, समझिएगा लॉजिक, और ये दोनों चार्जेस फ्री हैं, ये दोनों चार्जेस फ्री हैं और ये इनका मिड पॉइंट है। ये वाला डिस्टेंस ए है और ये वाला डिस्टेंस भी ए ही है, मतलब इनके बीच का सेपरेशन 2 है। मेरा पहला सवाल, मैं कुछ ना करूं, दोनों को छोड़ दूं ऐसे, क्या इक्विलिब्रियम में रहेंगे? पॉसिबल ही नहीं, दे विल रिपेलिंग ईच अदर और भाग जाएंगे। आई बात समझ में? अगर कोई तीसरा चार्ज मैं मिड पॉइंट पर रखना चाहता हूं ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, सुनिएगा ध्यान से, मैं सिस्टम का इक्विलिब्रियम चाहता हूं और सिस्टम का इक्विलिब्रियम तभी मिलेगा जब हर चार्ज पर नेट फोर्स जीरो, हर चार्ज पर नेट फोर्स जीरो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताइए यहां कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो कहोगे साहब देखिए इसको ये गरीब भी रिपेल कर रहा था, वो भी रिपेल ही करेगा, तो जीरो हो ही नहीं सकता ना। अरे यार यहां आपने प्लस रख दिया तो इसको ये भी रिपेल करेगा, वो भी रिपेल करेगा, इसी तरह से इसको ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, ये और ये भागेंगे पर वो वही रहेगा। नहीं समझ में आया भाई? वो तो मिड पॉइंट पे है ना दो के, तो इनका डिस्टेंस कितना भी बढ़ जाए अल्टीमेटली मिड पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस बराबर ही रहेगा। तो मिड पॉइंट वाले पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के उसको इक्विलिब्रियम में लेके आ जाएंगे, लेकिन एंड वाले इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे। नहीं समझ में आई बात? मेरी शर्त क्या, अगर मैं किसी तरह से इन दोनों को इक्विलिब्रियम में लेके आ जाऊं तो मिड पॉइंट पे तो मैं कुछ भी रख दूं। हमने सीखा था दो एंड पॉइंट के चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो मिड पॉइंट पे किसी भी साइन और मैग्नीट्यूड का चार्ज रखो इक्विलिब्रियम में होगा। तो मेरी असली कहानी क्या है कि साहब मुझे ये बात क्लियर है कि यहां पॉजिटिव चार्ज रख करके इनको इक्विलिब्रियम में नहीं लाया जा सकता, पर अगर यहां कोई नेगेटिव चार्ज रख दूं, हेलो, तो वो नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, अपोजिट आएंगे और फोर्स बराबर होगी तो इक्विलिब्रियम में आ सकता है ना। नहीं समझ की बात? तो यहां मैं कोई चार्ज रख रहा हूं और ये जो चार्ज है ये मान लीजिए क्यू है। द क्वेश्चन इज व्हाट फॉर what value of q whole system will be in equilibrium? एक काम कर लेते हैं, इनको नाम दे दें, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। जरा मुझे एक बात बताइए, अगर बी को इक्विलिब्रियम में लेके आ जाऊं इन दोनों की वजह से, तो क्या ये इन दोनों की वजह से इक्विलिब्रियम में होगा?
सुनो 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 सुनो, ठीक है। इफ नेट फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड सी इज 0, बी विल बी इन इक्विलिब्रियम। एनी डाउट? बोलो भाई, इक्विलिब्रियम में होगा ना ये? यहां तक कहानी क्लियर है? अब मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या मैं यही कहानी इस वाले के लिए भी लिख सकता था कि साहब इसकी वजह से और इसकी वजह से इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए तो ये भी इक्विलिब्रियम में होगा? कहानी क्लियर? अब सुनिएगा ध्यान से, मैं पहले इसका इक्विलिब्रियम के बाद बताइए। फोर्स इसकी वजह से इस पे कितना आएगा? के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसकी वजह से इस पे कितना आएगा? प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 4a², 2a का होल स्क्वायर ना, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। चलिए, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन 4a²। कहानी क्लियर? जरा बताइए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और के क्यू से के क्यू कैंसिल कर दीजिए, क्यू क्या मिल गई? -q/4। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे को ये -q/4 है तो क्या इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा? अगर मैं आपसे उल्टा पूछता कि यार मुझे इस पे नेट फोर्स 0 करना है, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? -q/4। क्या मतलब समझ में आया? कि साहब अगर सेंटर पे रखा हुआ चार्ज -q/4 है तो एंड पॉइंट वाले दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए तो मिड पॉइंट वाला तो झक मार के इक्विलिब्रियम में आएगा। नहीं समझ में आया? So what will be the answer of the question? The answer is -q/4. If midpoint charge is -q/4, definitely the whole system will be in equilibrium. पहले इसको लिखिए, फिर यहाँ एक नोट लिखेंगे हम लोग। बना लिया? अब एक बात सुनिएगा, क्या हमने ऐसा कुछ सीखा था कि अगर ये चार्ज और ये चार्ज क्यू हो और यहां माइनस चार्ज रख दूं और माइनस को ऊपर डिस्प्लेस करूं तो वो ऑसिलेशन शुरू करता है? और ऑसिलेशन कब शुरू होता है? जब इक्विलिब्रियम स्टेबल हो। अगर ये -q/4 को थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो क्या होगा? सारी दुनिया बर्बाद। अरे भाई, अगर आपने उसको हल्का सा भी डिस्टर्ब कर दिया तो क्या होगा बताइए? आपने मतलब यहां ले जाके छोड़ दिया तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, पर वो भी तो इनको अट्रैक्ट करेगा, और ये फ्री रखे हुए आपस में। हाँ मतलब मिसबैलेंस हो जाएगा ना, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, वो इनको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ऑसिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो एक साइंटिस्ट था, अर्न उसका नाम था, उसने एक थ्योरम दी। देखो क्या होता है, ये बहुत सारे कंक्लूजन करते हैं, बहुत सारे रिजल्ट निकलते हैं। थ्योरम, थ्योरम मतलब एक कंक्लूजन, सब ऐसा हमेशा होगा, मैथमेटिकली प्रूवन होता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अ सिस्टम कैन नेवर बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या यहां पर आपने किसी और फोर्स की हेल्प ले रखी है? या इनका इक्विलिब्रियम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है ना? पहले जब हमने इनको फिक्स किया हुआ था तो फिक्स करने के लिए आपने कुछ तो किया होगा भाई, रस्सी से बांधे, कील ठोकी, गम से चिपकाया, कुछ तो किया होगा, तो आपने किसी और फोर्स की हेल्प ले ली, इसलिए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा था। नहीं समझ में आया? यहां स्टेबल इक्विलिब्रियम आना पॉसिबल, तो नोट डाल के लिखो, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ओनली electrostatic force, under the influence of only electrostatic force a system may be in equilibrium। इक्विलिब्रियम में तो हो सकता है ना?
may be in equilibrium, but this equilibrium will be never stable equilibrium. But this equilibrium will be never stable equilibrium. कहानी क्लियर? एक और बात बताइए, क्या सारे के सारे चार्जेस सेम नेचर के हों, सारे या तो पॉजिटिव या सारे नेगेटिव, इक्विलिब्रियम आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं, सारे रिपेल करेंगे ना। इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब एटलीस्ट एक चार्ज अपोजिट साइन का हो, एटलीस्ट वन चार्ज अपोजिट साइन का हो। ये कहानी क्लियर हो गई? अब अगले सवाल पाते हैं, दो हम सवाल करेंगे एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट पर। देखिए, ये जो सवाल था ये ऑलरेडी आ चुका है, पर जो अब हम ट्राइंगल वाला सवाल कर रहे हैं इसके आने के चांसेस एज इट इज पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सवाल एज इट इज आएगा। सुनिए ध्यान से, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अभी सुनिएगा ध्यान, बाद में कॉपी कर लीजिए। यहां पे मैंने एक चार्ज रखा Q प्लस Q, यहां पे मैंने एक चार्ज रखा प्लस Q, यहां पे भी मैंने एक चार्ज रखा प्लस Q, राइट? ये R, ये R और ये R, ठीक है। एग्जांपल में हमारे ऑल चार्जेस आर फ्री, ऑल चार्जेस आर फ्री। अब मैं सेंटर पर एक Q चार्ज रख रहा हूं और मैं चाहता हूं Q की किस वैल्यू के लिए पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर मेरे पास कोई एन साइड का रेगुलर पॉलीगन है, इट मे बी ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन या ऑक्टागन या रिंग, रिंग भी एक पॉलीगन है इनफाइनाइट साइज की, आई बात समझ में? उस सिचुएशन में उसके सभी कॉर्नर्स पर हम आइडेंटिकल चार्ज रख दें तो सेंटर पर रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। ट्राइंगल के तीनों कोनों पे चार्ज रख दो आइडेंटिकल, जैसे यहां रखे हुए, सेंटर वाले पे नेट फोर्स क्या होगा? स्क्वायर के कोने पर रख दो, सेंटर वाले पे नेट फोर्स जीरो होगा। पेंटागन के सेंटर पर रखोगे जीरो मिलेगा, है सब पे जीरो मिलेगा। ये कहानी क्लियर? अब सुनिए, मुझे बताइए कि यार इनको आप फ्री रखो या फिक्स, इसमें तो नेट फोर्स जीरो होगा, बोलो ना यार। अब सुनिए कि साहब आप सब जानते हो ये डिस्टेंस क्या होता है, अगर ये एक्स है तो आर बाय, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए, क्या बी और सी इसको मान लिया, क्या ए और बी की वजह से इस फोर्स हमने निकाला हुआ है, याद है √3f। मान लो ये F1 है, F1 बी और ए की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन है, बोलो भाई। अगर सेंटर पे रखा हुआ उतना ही फोर्स अपोजिट लगा दे तो इस पे नेट फोर्स, अगर ये दोनों बराबर हुए तो इस पे नेट फोर्स जीरो। क्या वही कंडीशन इसके लिए भी होगी? क्या वही कंडीशन इसके लिए भी होगी? तो अगर मैं चाहता हूं कि यार इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो डेफिनेटली इस पर उस पर तो जीरो हो ही जाएगी। तो मुझे करना क्या है, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो कर देना है, बोलो ना भाई। नहीं समझ में आई बात? तो फोर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम F1 और F2 का क्या होना चाहिए? जीरो। बताइए F1 की वैल्यू कितनी इसकी? √3। क्या पूरी वैल्यू बताओ ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस, प्लस जल्दी बताओ, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। चलो, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट इज एक्स स्क्वायर? आर स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा ना। तो ये लिखा आर स्क्वायर और यहां लिखा 3, चलेगा? बताइए क्या कैंसिल होगा? आर स्क्वायर से के क्यू कैंसिल, क्या ये इससे √3 टाइम्स कैंसिल होगा? तो क्यू की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस, साइन तो माइनस आएगा, यहां एक क्यू बचा, क्यू बाई √3। नहीं समझ आया? बना लीजिए। मैं एक प्रोसेस अपनाना चाह रहा हूं, अगर आप लोग सब एग्री करोगे तो मैं करूंगा, और शर्त यह है कि आप अपने जो ये नोट्स चल रहे हैं उसके पीछे ही कुछ पेजेस में उल्टा इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे।
हम सिर्फ इतना करेंगे, लास्ट के मैं 5 मिनट तो तुम्हारे ब्रेक के खाऊंगा और 5 मिनट अपनी क्लास के, 10 मिनट हो गए। इन 10 मिनटों में जो चैप्टर तुम्हारा हो गया, जैसे मैकेनिक्स तुम्हारा हो गया, हेलो, जो कुछ भी सिलेबस तुम्हारा हो गया, उनके मिक्स्ड सवाल जो मुझे लगता है यार, काइनेमेटिक्स की ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको आनी चाहिए। फ्रिक्शन का ये चीज तुम्हें आनी ही चाहिए। हेलो, वर्क पावर रेंज का ये कंसेप्ट आनी ही चाहिए। ऐसे अगर हम 10-10 मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे हर दिन, नहीं समझ में आई बात, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप उसको आराम से रिवाइज कर सकते हो और दिमाग में होल्ड कर सकते हो। पर वो फिर ऐसे नहीं कि साहब हाँ पढ़ा भी आप ही दो, रिवीजन भी आप ही करवा दो, हम तो मजे करेंगे। वो चीजें आपको आनी चाहिए, वो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, हाँ ये आ गया कहानी क्लियर। अब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन स्क्वायर वाला हम करेंगे, आंसर तुम्हें निकालना है। ठीक है, ये बना लो जल्दी से। बढ़ जाए। मैकेनिक्स तुम्हारा पूरा हो गया ना? रोटेशन बचा हुआ है। नहीं नहीं, फ्लूइड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इधर मैकेनिक्स में रोटेशन बचा है, मतलब सेंटर मास कोलिजन हो गया। ठीक है, बढ़ जाए आगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, आंसर आपको लाना है। हमारे पास आर साइड का एक स्क्वायर है और इसके कॉर्नर्स पर 4 आइडेंटिकल फ्री चार्ज रखे हुए हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, राइट। और ये सेंटर पे रख देते हैं हम लोग एक क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, राइट। क्या सेंटर से ये जो डिस्टेंस एक्स है, इस एक्स की वैल्यू आप जानते हो, a r/√2 ना? अरे बोलो भाई, देखो ये आर तो √2r, और ये √2r/2, आर बाय, समझ में आ गई बात? ठीक है, द क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू होल सिस्टम remains in equilibrium, whole system remains in equilibrium। ठीक है, माइनस क्यू इंटू 2√2 + 1/4। यस, दिस इज द राइट आंसर। जो क्यू की वैल्यू आएगी वो माइनस क्यू 2√2 + 1/4 आएगी, ये तो आएगी। इस पे इधर फोर्स आया था, याद है कुछ? मान लीजिए ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है, तो F1 F2 का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। F1 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। हेलो, F1 की वैल्यू क्या आई थी बताइए? हम यहाँ F1 + F2 = 0 करेंगे ना, यानी F1 = -(F2) कर देंगे, राइट। F1 कितना पे आया था याद है? Q² / R², जल्दी बताइए। 2√2 + 1/2 आया था ना, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ये F2। F2 की वैल्यू क्या मिलेगी? K Q
क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ना, साइन तो माइनस आएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या, आर स्क्वायर बाई 2 ना, 2 पर लिख दू, बताइए क्या के क्यू स्क्वायर का ये क्यू स्क्वायर का एक क्यू जाएगा और ये आर स्क्वायर, के क्यू और ये आर स्क्वायर कैंसिल, हेलो, ये 2 यहां आ जाएगा, साइन इधर माइनस हो ही जाएगा, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस क्यू 2√2 + 1 divided by 4 is the answer. बढ़ जाए, बढ़ जाए, ठीक है साहब, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पिथ बॉल प्रॉब्लम नहीं किया, पिथ बॉल प्रॉब्लम्स, हाँ हाँ वो प्लांट प्रोडक्ट ही होता है, हाँ, पहले लिखो पिथ बॉल प्रॉब्लम्स, ना ना जरूरी है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ मिसिंग है, आ चुका है ना यार सवाल नीट में, और रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सुनो ध्यान से, आसान है, मतलब मैकेनिक्स का कंसेप्ट है छोटा सा, सुनिए ध्यान से, मैंने यहां सस्पेंशन पॉइंट से एक सिल्क थ्रेड लिया, सिल्क इंसुलेटर होता है और लाइट वेट होता है इसलिए अपन ने सिल्क लिया, सिल्क थ्रेड से एक बॉल लटका दी, उसी पॉइंट से सेम लेंथ का धागा लिया और एक बॉल और लटका दिया, आइडेंटिकल बॉल्स हैं दोनों, दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, तो दोनों बॉल्स यहीं लटकी होंगी, अगर मैं दोनों को सिमिलर चार्ज दे दूं, दोनों इंसुलेटर है, सिमिलर चार्ज दे दूं, हेलो, तो दे विल रिपेल ईच अदर, तो रिपल्शन से वो दूर जाना चाहेंगी, पर एमजी उनको नीचे खींचेगा, तो कहीं ना कहीं जाके इक्विलिब्रियम में आएगी ना, तो वो इक्विलिब्रियम में जब होती है तो उसपे कौन कौन से फोर्स लग रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम कैसे जस्टिफाई होता है, उस पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, वो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बहुत आसान सवाल है, पिथ होता है क्या है बेसिकली ये भी क्लियर कर लें, और इसमें एक बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा मतलब एक्सट्रीम लेवल का बेहतरीन सवाल नीट में आ चुका है, द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द इरोडोफ, उससे उठा के पूछा था एज इट इज विदाउट चेंजिंग द डेटा, पर ये सवाल जेई मेंस में अलग अलग तरह से कई बार पूछा जा चुका था, हमारे नीट में भी उन्होंने पूछ लिया था, हम उसकी भी बात करेंगे, वो सवाल कैसे आया था, उसका सोल्यूशन क्या है, और उसमें और कैसे मॉडिफिकेशन आपका सवाल आ सकता है, सुनो ध्यान से, मैं एक सिंपल बात करना चाहता हूं, पिथ जो होता है बेसिकली, पिथ एक लकड़ी का बुरादा नहीं होता, अरे बोलो भाई, कोई मटेरियल होता है, उससे हम क्या करते हैं, बॉल्स बना लेंगे, तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, पर किसी भी इंसुलेटर को अगर मैं चार्ज दे दूं तो चार्ज परमानेंटली उसके पास नहीं रहता, आफ्टर सम टाइम वो चार्ज को लूज कर देता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, जैसे आप सिंपल सी बात करें, आपने कंघा किया बालों पे, जब बालों को कंघा करके बालों को पास लेके जाते हो तो इंटरेक्शन होता है, फिर आप कंघे को रख दो टेबल पे, 2 घंटे बाद जाओ, अब इंटरेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो न्यूट्रलाइज हो गया, तो होता ही है कि वो जो पिथ बॉल्स हैं, जब वो किसी एंगल पर इक्विलिब्रियम में बनी होती है, तो वो हमेशा उसी एंगल पे इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, वो धीरे धीरे अपने चार्ज को लीकेज करती है एटमोस्फियर, चार्ज को, और वो कांस्टेंट रेट से अगर लीकेज हो रहा है तो उनका चार्ज जब कम होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन डिक्रीज होगा, और फोर्स ऑफ रिपल्शन डिक्रीज होगा तो एक दूसरे के पास आएंगी, तो उनके पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी उनके सेपरेशन पे कैसे डिपेंड करती है, वो सवाल आया था, एक्सीलेंट क्वेश्चन, हम बात करेंगे कैसे सोल्व करेंगे, फिलहाल आप यहां जाइए, पहले इसका प्राइमरी कंसेप्ट सीख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास दो इंसुलेटिंग थ्रेड्स के थ्रू पिथ बॉल ऐसे हैंग की हुई और ये इक्विलिब्रियम में है, सुनिएगा ध्यान से, ये पिथ बॉल्स हैं और ये एक बॉल इक्विलिब्रियम में है, यहां दूसरी बॉल है वो भी इक्विलिब्रियम में है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, उसका रीजन सिंपल है, ये लेंथ एल, ये लेंथ एल, इसको चार्ज दिया प्लस क्यू, इसको चार्ज दिया प्लस क्यू, इसका मास एम था, इसका मास भी एम था, इस कंडीशन में जरा मुझे बता दीजिए, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि ये सेपरेशन कितना होगा, अगर ये सेपरेशन मान लीजिए x है
तो क्या x की वैल्यू 2l साइन थीटा होना चाहिए? जबरदस्ती है सर। किसी ने दिमाग नहीं लगाया। हाँ हाँ यस सर, आपने तो बोला है। ये मिड पॉइंट है, ये थीटा है, ये एल है ना, एल का ये कंपोनेंट एल कॉस थीटा, और ये तो ये भी एल साइन थीटा, तो ये 2l साइन थीटा हो गया। अब यस सर। अबे तुमने इतने जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया? मैंने जैसे बोला हाँ हाँ यस सर, इतने महान हो तुम। अच्छा अच्छा, मान लेता हूं तुम महान हो, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इस वाली पिथ बॉल पर mg नीचे लग रहा होगा? इस पे भी mg नीचे ना? बताइए क्या इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर होगा उसका? इस पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर ना? चलिए एक काम करते हैं, इसको लिखता हूं मैं एफ इलेक्ट्रिक, इसको लिखता हूं एफ ग्रेविटेशनल। एफ ग्रेविटेशनल विल बी इक्वल टू mg, एफ ग्रेविटेशनल विल बी इक्वल टू mg। और एफ इलेक्ट्रिक जो होगा, क्या उसकी वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगी? फिर बाद में हम एक्स की वैल्यू 12 साइन थीटा लिख देंगे। अब सुनिए मेरी बात, क्या इस धागे में टेंशन टी होगा? क्या इस धागे में भी टेंशन टी होगा? जरा मुझे बताइए, अगर ये बॉल इक्विलिब्रियम में है तो क्या इस पर इस फोर्स और इस फोर्स का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए? तो पहली कंडीशन हम ये बात करेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल हम ऐसे बोलेंगे टी प्लस एफ ई प्लस एफ जी का वेक्टर सम क्या होना चाहिए? जीरो। ये पहली कहानी क्लियर। दूसरा तरीका, ये तो आपने वेक्टर सम की बात कर ली, क्या ये दोनों फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं? तो बताइए क्या इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा? आएगा ना? और वो रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एफ ई स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर होगा ना भाई? क्या वो जो रिजल्टेंट आएगा वही टी को बैलेंस करेगा? तो क्या टेंशन का वैल्यू आप बता सकते हो? क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ एफ ई स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर ना? क्या ये अंडर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर होगा? बोलो भाई। ये हमने बात कर ली। एक और बात करते हैं, आप मुझे बताइए, वर्टिकल लाइन बना लेता हूं ऐसे, ये एंगल थीटा, ये टी है तो ये क्या? बहुत बढ़िया। और ये क्या? टी साइन थीटा। अगेन अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो मैंने टी के कंपोनेंट ले लिए, क्या टी साइन थीटा मस्ट बी बैलेंस बाय एफ ई एंड टी कॉस थीटा मस्ट बी बैलेंस बाय, ठीक है। तो टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ ई एंड टी cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ जी। दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूंगा तो टी गेट कैंसिल आउट। फ्रॉम हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा? टेन थीटा बिकम्स इक्वल टू एफ ई अपॉन एफ जी ना? बोलो भाई। क्या टेन थीटा इक्वल टू एफ ई कितना? के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये एम जी हो गया। अरे बोलो। हाँ वो क्यू से एम ना, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू से एम, तो के क्यू स्क्वायर अपन स्क्वायर एम जी हो गया। बोलो। अब एक और बात समझ, एक और बात समझिए, इन सभी प्रॉब्लम्स में ये पिथ बॉल्स हैं, इन पर चार्ज इतना डोमिनेटली नहीं होता कि ये बहुत बड़े एंगल पे चली जाती है, बहुत कम एंगल पे होती है। और लेंथ ऑफ द थ्रेड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द सेपरेशन। अगर ये सेपरेशन छोटा है और लेंथ बहुत बड़ी तो एंगल बहुत छोटा हो जाएगा। हेलो, तो सुनिए ध्यान से, यहां एक मजेदार चीज आएगी। इफ एल इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दी एक्स, बोलो ना यार, क्या साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होगा? यार साइन थीटा कितना होगा? अरे यहां तक एक्स है तो ये एक्स बाई टू है ना? थीटा का परपेंडिकुलर एक्स बाई टू, और हाइपोटेनस तो एक्स बाई टू एल ना। हाँ धन्यवाद। आप सुनिएगा ध्यान से,
इस एक्स क्यूब को, एक्स स्क्वायर को यहां ले जाऊं, बोलो ना यार, शाबाश। के, थोड़ा तमीज से, मुझे सिर्फ क्यू स्क्वायर रखना है इधर। बताइए क्या मिला उधर, एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब हो गया, एम जी, हेलो, बाय 2l इंटू के। बेटा ये वाला के भी तो आएगा उधर, नहीं समझ में आया। बेसिकली मैं आपको यहां इसलिए, कहानी यहां खत्म हो गई थी एफ ई बाई एम जी में पूरी, यहां इसलिए लेके आया कि यहीं से वो सवाल बना था जो नीट में आया था और जो जेई मेंस में कई बार रिपीट हुआ है। मुझे छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हेलो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऐसे मत करो यार, है जी, 2x होगा। क्या मैंने आपसे कहा कि मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूं? तो फिर तुम्हारी मर्जी से कैसे मान लिया तुमने? नहीं, तो यही तो गड़बड़ है, यहां एक सवाल खड़ा होना चाहिए कि साहब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएट। इन एवरी डिफरेंशिएशन चेन रूल के बिना डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। अब सुनो ध्यान से, इसका चश्मा ये है, अगर ऐसे दिखा तो ये आउटसाइड टर्म है और ये इनसाइड टर्म है, हेलो। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले पावर सोल होगी, अंदर क्या बना एक्स, पावर क्या बची वन, पर इंटू डी एक्स बाई डी एक्स भी तो आएगा, जो वन होने की वजह से आप टू एक्स बोल देते हो। बोलो भाई, पर अगर इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करता, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वाई बाई डी टी बिकम्स इक्वल टू 2x dx बाई डी टी। नहीं समझ में आया? तो दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू ना। अब आप, अगर आपको सिर्फ 2x बोलने की आदत है तो दिमाग में सबसे पहले वही आता है, तो कभी ट्यूबलाइट जल ही नहीं सकती ना, इसके बिना वो सवाल सोल्व नहीं होगा। उन्होंने कहा चार्ज किसी ना किसी रेट से लीकेज हो रहा है और चार्ज के लीकेज होने की रेट डी क्यू बाई डी टी होगी, डी क्यू बाय डी टी होगी। अब बात को समझना, बहुत काम की चीज आएगी। यहां मेरी जो इक्वेशन मुझे मिली वो क्या मिली, क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, हेलो, इनटू समथिंग, वो तो पूरा ही कांस्टेंट है। बोलो भाई, जरा मुझे बताइए, इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या ये 2q डी क्यू बाई डी टी होगा इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी इंटू समथिंग कांस्टेंट। अरे बोलो ना बेटा, अगर ये चार्ज लीकेज की रेट है तो ये पास आने की स्पीड है, जिस रेट से x कम होगा वही तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बनेगी। तो वो इसका रिलेशन दे देता है, ये सवाल में दे देता है और फिर कुछ ना कुछ पूछ लेता है। तो दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द क्वेश्चन, यहां से सोल्व हुआ था वो सवाल, हेलो। तो आप सिर्फ इतनी मेहरबानी कर लें आज पितबॉल पे, नहीं वो करेंगे, वो सवाल करेंगे अपन, वो जो अभी मैंने पूरा करवाया। हाँ, पितबॉल की और भी प्रॉब्लम्स, अभी 4-5 केस बनते हैं छोटे छोटे से, वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पढ़ा समझा।